नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 5 मई और 5 मई के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहला है महिलाओं द्वारा कोई भी अवैतनिक घरेलू कार्यों का मूल्यांकन। फिर एक थिरुनेरी मंदिर है, काफी फेमस है। फिर है अगला प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, क्वांटम टेक्नोलॉजी, परमाणु ऊर्जा और ऊर्जा न्याय के लिए दिशा निर्देश। देखिए भाई, अब इसमें हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअली में क्या है। अभी रिसेंटली ही एक फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, महिलाओं द्वारा किए गए अवैतनिक घरेलू कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए अभी सेंटर ने एक अलग से आयोग, मतलब एक तरीके से एक अलग से आप कह लो कि एक कमीशन को निर्धारित किया है, जिसके अंदर ये सब बताया गया कि अगर हमें सेंटर की हम बात करें तो महिलाएं जो है हमारी, वो घरेलू काम ऑब्वियसली आप जानते हैं कि काफी काम करती हैं। तो उसके लिए भी एक अलग से टाइम यूज सर्वे यहाँ पर स्टार्ट किया गया है, क्योंकि महिलाएं अपना समय कैसे व्यतीत करती है ये समझने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया गया है। इस पद्धति में एक बार सूचना उपलब्ध हो जाने पर घरेलू कार्य जितने भी होंगे ना, उनको सकल घरेलू उत्पाद, आप सभी लोग जानते हैं सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, जीडीपी। जीडीपी में जोड़ने के लिए कोशिश किया जाएगा। डोमेस्टिक जो हमारा यहाँ पर जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अभी तक तो नहीं किया गया। और ये टाइम यूज सर्वे के अनुसार महिलाओं ने पुरुष की तुलना में अवैतनिक घरेलू सेवाओं पर अधिक समय बिताया भी है आज के समय में। तो वही एक पूरा यहाँ पर एक सर्वे यहाँ पे निकाला गया और ये बताया कि महिला पुरुषों द्वारा 76 मिनट की तुलना में महिलाओं ने अवैतनिक देखभाल सेवाओं पर प्रतिदिन 134 मिनट्स खर्च किए हैं। ये एक एवरेज डेटा है। तो महिलाओं के आर्थिक योगदान की पहचान इसी प्रकार से की जाती है। अवैतनिक घरेलू सेवाओं के आर्थिक मूल्य, देश की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका क्या है, वो सब कुछ यहाँ से देखा जाता है। इससे होगा क्या, आप एक नीति निर्माण बना सकते हो कि जिसमें क्या है ना कि महिला और उनके परिवार में जो भी और भी उनके ऊपर आश्रित है, उनसे जुड़े हुए कुछ आप एक बना सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि महिलाएं जो है वो अनपेड काम ही यहाँ पर करती है, चाहे सफाई हो, घर की क्लीनिंग करना हो, किसी की देखभाल करनी हो, बच्चों की देखभाल करनी हो, ठीक है। तो ये सब काम वो करती हैं। अब यहाँ पर अनपेड केयर वर्क जो है ना, वो आपको एक बिलेबल लेबर के रूप में यहाँ पे होनी चाहिए कि आपको इसके लिए भी एक पे जो है वो मिलना चाहिए। इसके लिए भी एक नई चीज स्टार्ट की गई है। कुकिंग, क्लीनिंग, हॉस्पिटल, चिल्ड्रन, फुल टाइम जॉब अनपेड है। फुल टाइम की जॉब है पर फिर भी ये अनपेड है। तो इन सबको हाउस होल्ड के कोरस जो होते हैं, जो काम वाम होते हैं, इनको हम एक तरीके से ऐसे ट्रीट ही नहीं करते हैं कि ये हमारे लिए काम के रूप में है। इनको इस प्रकार से ट्रीट क्यों नहीं किया जाता है, ये बड़ी बात है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है और ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इनको ऐसा क्यों नहीं ट्रीट किया जाता। समझ रहे हैं सब लोग इस चीज को? तो इस तरीके से चीजें आपसे, मतलब ये आपका जो एग्जाम रिसेंट होने वाला है कोई भी, उसमें से अगर एसए का लिखने के लिए कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो एसए वाला जो पेपर होता है ना, उसमें यहाँ से सवाल बन सकता है और कहीं से नहीं। यहाँ से एसए के पेपर में आपका जरूर यहाँ पे सवाल बन सकता है। तो आप लोग इसको जरूर अपना एक कवर अप कर लीजिएगा, इस पे सवाल आ सकता है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला हमारा आर्टिकल है थिरुनेरापल्ली या थिरुनेरी मंदिर। अभी थिरुनेरी जो टेम्पल है, ये बहुत पुराना टेम्पल है। कहाँ पर? वायनाड केरल के अंदर। कहाँ पे है? वायनाड केरल में। किसको डेडिकेटेड है? विष्णु डेडी को डेडिकेटेड है। ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स आई थिंक सबको पता होगा। ब्रह्मगिरी हिल्स जो है वो, ये वही हिल्स है जहाँ से कावेरी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो ब्रह्मगिरी हिल्स बहुत ज्यादा बड़ी बनी हुई है, वहां से ये निकलती है केरल में। तो ये जो है इसको सहमला क्षेत्रम, दक्षिण का काशी भी कहा जाता है। ये एक ऐसा दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहाँ भक्त जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद के जीवन के सभी अनुष्ठान जो है
रिचुअल्स वो कर सकते हैं। ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियों से निकलने वाली एक नदी है वहां पर, पापनाशिनी नदी, वहां के तट पर जितने भी अनुष्ठान होते हैं, अनुष्ठान क्या चीज होती है, रिचुअल्स, वो सारे रिचुअल्स आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। और ये बहुत ही पुराना मंदिर है जहाँ भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित किया था। और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें एक आंवले के पेड़ पर एक मूर्ति मिली थी जिसे स्थानीय रूप से नेल्ली के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका नाम थिरुनेल्ली करके जो है वो नाम पड़ गया। तो आपसे हमसे एग्जाम में क्या सवाल करेगा, समझो इस बात को। एग्जाम में हमसे सवाल करेगा कि थिरुनेली टेम्पल कहाँ पर है, ठीक है। और आपने एक यहाँ पर जो है नाम सुना होगा, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा एक सम्राट थे, राजा रवि वर्मा एक पेंटर भी हैं, वो अलग है। ये राजा रवि वर्मा जो है, इन्होंने यहाँ पर थिरुनेली दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में बसाया था पूरा। जो ये पूरा टेम्पल है, ये टेम्पल पारंपरिक केरल वास्तुकला का एक प्रतीक है। अभी हाल फिलहाल में इसको ये क्यों न्यूज में लाया गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी कला और सांस्कृतिक विरासत है, भारतीय राष्ट्रीय न्यास, इसने जो है सरकार को यहाँ पर ये बोला है कि इनको महत्वपूर्ण संरचनाओं के जो संरक्षण हम करते हैं उसके तहत इसको क्या किया जाए, कंजर्व करने के रखने की बात पे फोकस किया जाए, इसीलिए ये न्यूज में चल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बना हुआ है, ये जो आपकी जो बता रही हूँ मैं, कला और संस्कृति का जो ये पूरा न्यास है, ये इस तरीके से बना हुआ है नई दिल्ली में 1984 में, ताकि लोगों को हमारे भारत की विरासत, हमारे भारत के संरक्षण, उनकी जागरूकता, इन सब के उद्देश्य से इसको किया गया था। गैर भारतीय, गैर सरकारी भारतीय गैर लाभकारी समाज है जिसका उद्देश्य भारत की संस्कृति और विरासत को संरक्षित करके हमेशा के लिए रखना है, ठीक है भाई। अगला टॉपिक है हमारा ईसीसीई। क्या है ये ईसीसीई? ईसीसीई एक कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 45 में भी लिखा हुआ है। ये बोल रही है हमारी जो सेंटर है कि आंगनबाड़ी में आपको जो प्रारंभिक लेवल पर आपको बाल अवस्था देखभाल शिक्षा को बढ़ावा दिया जाती है ना चीजें, इस पे हमें और बढ़ावा देने की जरूरत है। ईसीसीई पे ध्यान देने की जरूरत है, पोषण भी पढ़ाई भी, जिसमें क्या होगा, आपको पोषण की चीजें भी दी जाएंगी, आपको पढ़ाई भी करवाई जाएगी। इसमें होगा क्या कि आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं, बेसिकली 3 से 6 के बीच में जितने भी बच्चे आते हैं, उन पे ध्यान देने की बात की जाएगी। उनको जो प्रारंभिक शिक्षा बिल्कुल छोटे लेवल पे पढ़ाई होती है ना, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बढ़े पढ़ाई की तरफ, और ये सब बना के उनको करवाया जाए। उनके ऐसी एक ईसीसीई के नाम पर एक ऐसा हम एक वातावरण तैयार करें जो कि सुरक्षात्मक हो, सक्षम हो, वहां पे हर प्रकार की देखभाल हो, स्वास्थ्य, पोषण, खेल, हर प्रकार की चीजें ऐसे आंगनबाड़ी में हो। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, महिला और बाल विकास मंत्रालय करेगी। तो इनमें इन्होंने अपना जो एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स बनाया है, संजय कौशल इसके हेड है। ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्री जैसे एग्जाम के लिए ये पूछा जा सकता है। 2022 में बनाई गई थी, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या बताया गया कि भाई प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, शिक्षा की सामग्री, खेल उपकरण, इसके लिए आपको आंगनबाड़ी जो है उसको बेटर बनाना होगा। आंगनबाड़ी में शिक्षक, सहायिका की देखभाल करना, इन सबको आपको अपॉइंट करना होगा। 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा देनी होगी, ठीक है। लाइवलीहुड मिशन, इस तरीके की चीजों को और बढ़ावा देना होगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चे की मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर बच्चा मान लीजिए कर्नाटका से बिलोंग करता है तो वो वहां पर कन्नड़ बोलता है, तो कन्नड़ को प्राथमिकता देनी चाहिए, फिर इंग्लिश को, और फिर हिंदी को। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसी को कहते हैं। यहाँ पर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो काफी हद तक चलता है। अगर बच्चा केरल से बिलोंग करता है तो मलयालम लैंग्वेज हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, इन सब पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये आप देख सकते हो, प्री स्कूल हो गया, प्रेग्नेंट मदर की केयर करना, ईसीसीई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी आर्टिकल 45 डीपीएसपी, राज्य के दिशा निर्देशक तत्वों में भी इसके बारे में लिखा गया है। और वो 3rd पॉइंट में लिखा गया है, मतलब 2nd पॉइंट में लिखा गया है। पहले लिखा गया कि सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, बाद में थोड़ा सा चेंज करके और इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। ठीक है भाई, आगे इसमें देखेंगे अगला पॉइंट, क्वांटम टेक्नोलॉजी। भारत में क्वांटम कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी काफी बढ़ती जा रही है। इसमें होता क्या है कि बहुत ज्यादा फास्टर तरीके से आपके जो भी बहुत ज्यादा फास्टर तरीके से जो है यहाँ पर कंप्यूटर्स चलेंगे। लेकिन ना मतलब ये सिर्फ फास्टर नहीं होंगे, ये पूरे तरीके से इंफॉर्मेशन के लिए, हर चीज के लिए नई तरीके की वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेंगे। पुराने जो हमारे कंप्यूटर्स है, लैपटॉप्स हैं, ये जितनी भी जानकारी होती है उसको बिट्स की फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं।
बिट डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है और कंप्यूटर जिसे संभाल भी सकता है। एक बिट केवल दो मान 0 या 1 ही ले सकता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन एक ले सकता है, लेकिन एक ही इसके अंदर से। तो अब यहाँ पर जो क्वांटम टेक्नोलॉजी होगी ना, उसमें ये हो सकता है कि भाई कोई भी पार्टिकल होगा वो एक एक ही समय पर बहुत सारे स्थानों पर मौजूद हो सकता है। इसे कहते हैं सुपर इम्पोजिशन। सुपर पोजिशन मतलब कि वो दो जगह पे, दो स्थानों पे भी मौजूद हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इंटैंगलमेंट, इसी क्वांटम इंटेंगलमेंट के लिए इस बार का जो नोबेल प्राइज है वो फिजिक्स के लिए मिला था, इसी क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है, ये क्या होता है ना कि इस पूरे जो कंप्यूटर होंगे उनको ठंडे तापमान की जरूरत है और अत्यधिक अलकाव, मतलब बिल्कुल आइसोलेशन में काम कर सकते हैं ज्यादा तरीके से। सुपरपोजिशन अवस्था में होने वाले समानांतर प्रसंस्करण से अलग अलग परिणाम मिलते हैं, जिनमें से केवल एक ही सही या वांछनीय होता है। त्रुटि सुधार, अभी भी उसमें सक्रिय शोध का एक सतत क्षेत्र होता है, ठीक है। अब इसके लिए भारत ने नेशनल क्वांटम मिशन भी लागू किया है, जिसके अंदर सरकार ने करीब 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा दिया है। और इसी क्वांटम मिशन के अंदर, इसको याद रखिएगा, क्वांटम मिशन में क्या क्या चीजें आती है, चार चीजें हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग और मेट्रोलॉजी, सामग्री और उपकरण, ठीक है। हर एक के लिए यहाँ पर थीम जो है बनाई जाएगी, उस थीम के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी क्वांटम कंप्यूटिंग का हम रिसर्च करेंगे, क्योंकि रिसर्च वर्क बहुत जरूरी है। अभी इसमें रिसर्चेस जो है वो पूरी तरीके से हुई नहीं है, इसको डेवलप करने की बात चल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से सैटेलाइट बेस भी होगा, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होंगे, जैसे दूसरी कंप्यूटर कंट्री के अंदर है तब कैसे चलेगा, तो रिसीवर कैसे रिसीव करेंगे, 3,000 किलोमीटर के दायरे में क्या रहेगा, तो मतलब पूरा एक बहुत बड़ा प्रोसेस रहेगा। अलग अलग तरीके से इसको पूरा मैनेज करने की कोशिश जो है वो सरकार द्वारा की जा रही है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इसका सिग्निफिकेंस है, ऐसे करके इसको पूरा हमारे भारत के अंदर डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारे जो मिशंस है ना वो इसी पे फोकस करता है, ताकि हम लोग एक तरीके से पूरा जो है जितनी भी हमारी, आप यूं कह लीजिए कि हम लोग स्टार्टअप की बात करते हैं। स्टार्टअप में अगर आप कभी भी, जैसे एक टॉपिक हो गया लिथियम के ऊपर, सेमीकंडक्टर के ऊपर, अगर ऐसे टॉपिक्स पे हम फोकस अच्छा करते हैं, या अब आज के समय में ये नया टॉपिक है क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर, या फिर स्पेस का प्राइवेट प्राइवेट वगैरह लॉन्च करना स्पेस में, ऐसी चीजों पर सरकार हमको पीआईएल भी देती है, प्रोडक्ट इंसेंटिव, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, पीएलआई। तो ये भी हमें देती है, पीआईएल तो सॉरी वो हो जाएगा ना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सॉरी इसको ठीक कर लेना, ये नहीं, पीएलआई, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, वो भी यहाँ पे दिया जाएगा एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, उसमें रिसर्च वर्क को आगे बढ़ावा देने के लिए, ये भी यहाँ पर किया जाए, ठीक है भाई। ये आप देख लो, या आप अपने अगर मान लीजिए एग्जाम में कभी भी ऐसे वैसे के ऊपर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है जिसमें आपका सवाल क्वांटम टेक्नोलॉजी पे बनता है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी का आप एग्जाम में एक्सप्लेन करते हुए ये चार्ट भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्वांटम किस तरीकों से कितने कितने सेक्टर में भारत में यूज किया जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं, काफी सारे हैं। तो क्या क्या सेक्टर्स हैं, वो बेसिकली आपसे जो सेक्टर का सवाल है ना वो यहाँ पे बन सकता है, ठीक है भाई। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, ये सारी चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकती हैं, सीधे सीधा इनसे सवाल बन सकता है, ठीक है भाई। इसी तरीके से हमारा फिफ्थ टॉपिक है, वो है न्यूक्लियर पावर, परमाणु ऊर्जा। इंडिया अब अपनी परमाणु ऊर्जा को और ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश करे क्या। देखो, भारत के अंदर अभी 23 न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो कि 7 न्यूक्लियर प्लांट्स में बना हुआ है। अब 7 न्यूक्लियर प्लांट्स कौन से हैं, ये भी आपको पता होना जरूरी है कि भारत के 7 न्यूक्लियर प्लांट्स कौन कौन से बने हुए हैं, ठीक है। 7 है, इन 7 के अंदर क्या लगा हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगे हैं। देखो, आपको मैं सीधा सा एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, थोड़ा सा स्पेस खाली है जहां पर, यहाँ पे लिख रही हूँ। देखो, भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कोयले से ली जाती है, फिर गैस से ली जाती है, फिर हम पानी से बनाते हैं, डैम्स वगैरह इरिगेशन के थ्रू, फिर हम विंड से बनाते हैं, और तीसरा हम यहाँ पे किससे बनाते हैं, पांचवा हम किससे बनाते हैं, न्यूक्लियर के स्रोत से। तो ये सीक्वेंस एक आपसे पूछा जाता है, सीक्वेंस को नोट करो अपने इसके लिए। अब हमारे भारत में जो पूरे न्यूक्लियर पावर्स हैं
वो 7 है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है? पहला, सबसे पहला है यूपी में। यूपी में कहाँ पर? नारोरा में सबसे पहला। इसको एनपीसीआईएल संभालती है। दूसरा कहाँ पर है? यूपी के जस्ट बाद राजस्थान में है। कहाँ पर? रावत भाटा में। फिर इसके बाद गुजरात में। गुजरात में कौन सा है? काकरापारा। ये आप याद कर लो खाखरा से, खाखरा और काकरा करके याद कर लो। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में तारापुर। और ये सबसे पुराना है, फर्स्ट है, ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है ये। उसके बाद अगला कर्नाटका में है, कुड़न, सॉरी सॉरी, इसमें है कैगा। उसके बाद जो दो है ना, वो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दो हैं, एक है कुड़नकुलम, एक है कलपक्कम। कलपक्कम चेन्नई में है। और इनमें से सबसे ज्यादा पावर वाला है कुड़नकुलम। सबसे ज्यादा अगर मेगावाट पूछता है आपसे, तो सबसे ज्यादा मेगावाट है कुड़नकुलम की, 2000 मेगावाट्स कैपेसिटी की बात करें। इसके अंदर बहुत सारे रिएक्टर्स लगे हुए हैं, अलग अलग है रिएक्टर्स। वो रिएक्टर्स आपसे नहीं पूछ रहा कोई भी, तो रिएक्टर्स को तो आप स्किप कर सकते हो, पर आपको ये नाम पता होने चाहिए और जो मैंने सीक्वेंस बताया वो पता होना चाहिए। तो भारत को अगर अपनी न्यूक्लियर पावर को और अच्छा लेके जाना है और अच्छी चीजों को करना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा? बढ़ाना पड़ेगा, है ना। ये लिखा देखो, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द लार्जेस्ट पावर स्टेशन सिचुएटेड इन तमिलनाडु। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है भाई। इसमें भारत में 2021 में भारत में विद्युत ऊर्जा के घरेलू उत्पादन का लगभग 2% परमाणु ऊर्जा से प्राप्त किया गया था। और अब सरकार जो है इसको और ज्यादा बढ़ावा देने का सोच रही है कि अब हम इसको और इम्प्रूव करें, क्योंकि बाकी कंट्रीज भी काफी ज्यादा कर रही है। तो अगर बाकी कंट्रीज इम्प्रूव कर रही है तो हमें भी इस पे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो हमसे अब जो है आप देखेंगे आगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ना, जो सक्रिय परमाणु ऊर्जा है, वहां पे जर्मनी जो है वो इसको यहाँ पर स्टार्ट कर रखा है। और जर्मनी, फ्रांस, ये काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं इस चीज को। यूक्रेन के वॉर के बाद तो अब भाई जो है यूरोप, यूएस काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना इसमें काफी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। साउथ कोरिया आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर भारत में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाता है तो इससे जुड़े हुए कुछ हमें जोखिम भी देखने को मिलेंगे। अगर भारत में परमाणु ऊर्जा को हम काफी बढ़ावा देते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भारत में अगर परमाणु ऊर्जा हम बढ़ावा देते हैं तो उससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं हमारी काफी बढ़ जाती है, जैसे कि चेरनोबिल, फुकुशिमा, ऐसी परमाणु दुर्घटनाएं काफी बड़ी। हथियारों का प्रसार यहाँ पे काफी बढ़ सकता है। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारा एरिया उतना नहीं है। मान लीजिए अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो हमें इमरजेंसी प्लान्स बनाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। ये भारत से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा रिस्क है, जो आप सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं कि ये बहुत बड़ा रिस्क जुड़ा हुआ है। हथियारों का आदान प्रदान, प्रसार होना ये बहुत कॉमन हो जाएगा। कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एक बार बन गई तब तो ठीक है, लेकिन उसको बनाने के लिए पहले कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लागत उसकी बहुत ज्यादा है। हाँ, एक बार बन गई है तब चलो फिर वो किफायती होना शुरू हो जाता है। फिर न्यूक्लियर प्लांट से जितना अगर रेडियो एक्टिव वेस्ट निकल के आता है, अब वो रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी तो हमें डिस्पोज करना पड़ेगा। अब वो डिस्पोज ही नहीं होते तो वो हमारे एनवायरमेंट को फिर हार्म करते हैं। तो ऐसे रेडियो एक्टिव का जो अपशिष्ट होते हैं उनका निपटान करने की भी जरूरत है। इनके भंडारण और निपटान से कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनको अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। तो परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने वाले किसी भी देश को संदूषण से बचने के लिए सुरक्षित दीर्घकालिक अपशिष्ट समाधान को है बनाने की जरूरत है। अवसर लागत ज्यादा है, घरेलू क्षमता को भी देखना है। तो आज के समय में, आगे आने वाले समय में, परमाणु तकनीक में क्षमता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये कोई रामबाण इलाज नहीं है। किसी भी देश को अगर आपको अपनी ऊर्जा को बढ़ाना है तो आपको मिश्रण में ऊर्जा बढ़ानी होगी, एक सिंगल वे में आप ऊर्जा को नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मिश्रण के रूप में होगी। आपको जितने भी उपलब्ध विकल्प होंगे, हर एक उपलब्ध विकल्प को देखते हुए आप चीजों को यहाँ पर बढ़ाएंगे। और कोशिश की जाएगी कि इसको जो है एक पारदर्शी और ईमानदारी मूल्यांकन से ही आप इसको बढ़ावा दे सके। ठीक है भाई। अगला है हमारा
जो ऊर्जा न्याय है उसके लिए हम कैसे जस्टिस ले सकते हैं। एक व्यवहारिक और संतुलित रणनीति से भारत को पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को नियंत्रण रखने में काफी मदद मिल सकती है। अभी यहाँ पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, उनके अनुमान के अनुसार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हमारी हमारी अर्थव्यवस्था है। उसके रूप में भारत में अनुमानित 2020 से 2040 के बीच वैश्विक ऊर्जा मांग में 25% की वृद्धि यहाँ पर होने को देखने को मिल सकती है। हमारी बहुत बड़ी आबादी है, उसके लिए ऊर्जा की पहुंच, उपलब्धता, सामर्थ्य, ये हमारे लिए बहुत करना जरूरी है। और इंडिया जो है यहाँ पर अपना ऑयल प्राइसेस को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब से प्रॉब्लम आई है, जब से चीजें आपको पता है ऐसी होने लगी है, उसके बाद से कोशिश सरकार की ये रही। अब यहाँ पर हमें पहले क्या है, हमें अपना 2025 तक आते आते भारत की कोशिश है कि जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज है, ऑयल को एक्सप्लोर करने का तरीका है, पहले तो उसको हम यहाँ पे देखें, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक पहुंचे। भारत जो है बहुत ज्यादा पेट्रोल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है, रिफाइन करने में चौथे नंबर पे आता है, क्योंकि पहले नंबर पे यूएसए, चाइना और रशिया आते हैं। तो हम यहाँ पर 2040 तक आते आते जो है 450 मिलियन मेट्रिक टन रिफाइन करने की कोशिश में लगे हैं। ठीक है, रिफाइन के लिए। तो अब यहाँ पर गैस का क्षेत्र, वैकल्पिक ईंधन का क्षेत्र, इसको हमें बढ़ावा देने की जरूरत है। हमारी चाहे पीएनपी है, पीएनजी है, पाइप्ड नेचुरल गैस है, 9.5 करोड़ से ज्यादा परिवार को हम लोगों ने साफ सुथरा यहाँ पर खाना पकाने का ईंधन से जोड़ा है। सीएनजी स्टेशन को बढ़ाने की सोची है, और इलेक्ट्रिसिटी पे प्रमोट करने के लिए सोचा है। बहुत बड़ी बड़ी गैस पाइपलाइंस यहाँ पे लगाई है। ठीक है, तो बायोफ्यूल बनाने की कोशिश करी है हमने, इथेनॉल को जोड़ करके गैसोलाइन, इथेनॉल ब्लेंडेड गैसोलाइन बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रमोट करा है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी यहाँ पर लॉन्च किया गया, 20,000 करोड़ का यहाँ पर, यहाँ जो है एक मिशन भी लेकर के आया गया है। तो ये वही है। ठीक है भाई, इस तरीके से याद रखिएगा इसको। अब आता है हमारे आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला हमारा क्वेश्चन कहता है, फिट फॉर 55। ये फिट फॉर 55 इनिशिएटिव किससे जुड़ा हुआ है? फिट फॉर 55 जो है, ये एक टारगेट है जो कि यहाँ पर यूरोपियन कमीशन ने यहाँ पर निकाला। ये इंडिया का नहीं है, ये यूरोपियन कमीशन का है, जिसमें 2030 तक कम से कम 55% सकल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने का हमारा लक्ष्य है। फिट फॉर 55 2020 में किया था इसको, जिसमें कोशिश ये रखी गई थी कि भाई हमें क्लाइमेट है ना, जो क्लाइमेट में हमें बहुत सारी चीजों को इम्प्रूव करना है, बैलेंस लेकर के आना है। और 40% से ज्यादा, मतलब 55% यहाँ पे रखा गया है वैसे तो अभी, कि जो व्हीकल से, पेट्रोल से, डीजल से जितना भी यहाँ पे धुआं निकल के आता है, वो 55% तक कम करना होगा 2030 तक। और पूरा 100% कब करना है कम? 2035 तक। ये टारगेट आप याद कर लीजिएगा। कई बार टारगेट्स पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, आप लोग जानते हैं, टारगेट्स पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फिट फॉर 55 का जो पैकेज है, वो इस तरीके से यूरोपियन कमीशन द्वारा लेकर के आया गया था, ताकि हम ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर बिल्कुल पूरे तरीके से ध्यान दे सके। ठीक है भाई, तो एनर्जी के ऊपर डायरेक्शन हो गया, इश्यूज हो गए, ये सारी चीजें यूरोपियन कमीशन ने जो है वो पेरिस अग्रीमेंट के हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करने के लिए इसको लॉन्च किया था। याद हो जाएगा सभी लोगों को, ये छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, ये देख लो आप। फिट फॉर 55, यूरोपियन यूनियन इसको कम करेगा। ठीक है, मतलब कोशिश करी जाएगी पूरी तरीके से कि इसको हम रिड्यूस कर सके। कैसे करें भाई, वो आप देखिए। एफर्ट्स यहाँ पे लगाए जाएंगे, लैंड यूज का काम किया जाएगा, नए नए और फ्यूल्स लेके आए जाएंगे। ठीक है, मतलब इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसे अभी हम कर रहे हैं। और CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस को ध्यान दिया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी और ट्रेडिंग सिस्टम, एफर्ट्स नए नए बनाए जाएंगे। तो ऐसी कोशिशें यहाँ पर की जाएंगी जिसके तहत हम ये सब चीजों को अचीव कर सकते हैं। एक नया फंड बनाएंगे, तो सरकार की कोशिश पूरी पूरी होगी इन चीजों में। ठीक है, तो कोशिशें काफी होंगी। बाकी देखो, अभी 2030 भी कुछ समय में आ ही जाएगा, तो हमें पता चल ही जाएगा कि भाई किस प्रकार की चीजें चल रही है, क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो भी पता चल जाएंगी चीजें। चलो, अगला है ब्लू बगिंग। ये मैंने पहले आपको ना बहुत टाइम पहले इसका एक आर्टिकल कवर कराया था। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ब्लू बगिंग पता है किससे होता है? ब्लू मतलब ब्लूटूथ से होता है। ब्लू बगिंग हमारा ब्लूटूथ से एक वायरस जो है वो एंटर करता है। असल में देखो होता क्या है,
जैसे कि आप जानते हैं स्कैम करने की कोई सीमा तो है नहीं। अब तो भाई एटीएम के थ्रू स्कैम होने लगे, आप लोगों ने सुना उसके बारे में? वो एटीएम के थ्रू क्या स्कैम हुआ कि एटीएम की जो मशीन होती है ना, वहां पे एक बंदे ने क्या कर दिया, वहां पर ना एक बंदे ने वो लगा दिया, एक नीचे ना सनमाइका लगा दिया। ठीक है, जहां से कैश विड्रॉ करते हैं ना, वहां पे सनमाइका लगा दिया। तो क्या हुआ, एक पर्सन ने अपना पूरा डाला वहां पे, अपनी आईडी पासवर्ड वगैरह सब डाला, एटीएम पिन डाली, पैसा तो आएगा नहीं क्योंकि सनमाइका लगा हुआ है वहां पर, तो पैसा तो विड्रॉ हो नहीं रहा है। तो हुआ क्या, पैसा वहीं अटक गया। और उस पर्सन को लगा कि शायद मेरे यहाँ से विड्रॉ हुआ ही नहीं है पैसा, तो कोई बात नहीं, पैसा शायद मशीन खराब हो गई। तो उससे क्या हुआ, वापस चला गया वो। और वो पैसा किसके हाथ में चला गया, वो स्कैमर के हाथ में, वो हैकर के हाथ में, जो ये चीज बोल रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो एक नया स्कैम यहाँ पे न्यूज में आया था, ब्लू बगिंग का। ब्लू बगिंग में क्या चीज होती है, जो ब्लू बग्स होते हैं, मतलब ब्लूटूथ जो होते हैं, उसके थ्रू आपके फोन में एंटर हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ब्लूटूथ अपना ऑलमोस्ट ऑन रखते हैं, अगर हम बाहर कहीं पर भी जा रहे हैं तो हम लोग ब्लूटूथ को ऑन रख लेते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, पूरा जो है ब्लूटूथ के थ्रू आपके फोन में ये एंटर करता है, और बहुत ही बुरे तरीके से ये हमारे फोन में एंटर करके कुछ ना कुछ समस्या हमें उत्पन्न करा के दे देगा। और उससे क्या होगा, बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारा सारा डेटा, हमारे टेक्स्ट मैसेज जो फोन में आ रहे हैं, हमारा ओटीपी आ रहा है, हर चीज वो सब कहाँ भेज दी जाएगी भाई, उन्हीं के पास भेज दी जाएगी कि लो जी लो, सारा डेटा रख लो हमारा। तो इस प्रकार से है ये चीज। आप ठीक है, उसे कहते हैं ब्लू बगिंग। बहुत है, सीमित नहीं है ये, पूरी जितनी भी ये चीजें हो रही हैं ये तो असीमित है भाई, बिल्कुल भर भर के ये चीजें हैं। मतलब लोग इतने ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व है ना कि भाई ये नहीं कि मेहनत से कमा ले, नहीं, इन चीजों में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए, उसी के लिए ये एक आपको अवेयर करा जाता है। तो ब्लू बगिंग याद रखिएगा। अब एक हैक होता है जिससे आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा, और अगर उसको एक्सेस मिल गया तो आपके मैसेजेस, कॉल्स, रीड सब पढ़ सकता है, सब भेज सकता है, संपर्कों तक पहुंच प्राप्त कर सकता है। ब्लू बगिंग तभी होती है जब आप उसके 10 मीटर के दायरे में होते हैं। तो जरा बाहर जाए, तो अगर तो आपका अपना ईयरफोन्स कनेक्टेड है तब तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर आपके ईयरफोन्स कनेक्टेड नहीं है तो बेवजह आपका अगर ब्लूटूथ ऑन है तो उसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है, बेवजह किसी के वाईफाई से भी कनेक्ट मत कीजिए बाहर जा करके। तो मतलब जहाँ पे ट्रस्ट हो ना, केवल वहीं पर ही ये काम करो, बाकी जगह पे कोशिश करो कि ऐसे काम ना हो। क्योंकि क्या है ना, अगर कुछ हो गया तो नुकसान तो देखो अपना ही होगा ना, नुकसान तो देखो हमारे इन चीजों में होने वाला है। तो बस वही चीज है, नुकसान से बचने के लिए कुछ तरीके हैं, तो मैं आपको एक दो चीजें बता रही हूँ, इसको आप लोगों को थोड़ा दिमाग में रखना है कि भाई ऐसी चीजें आपको दिमाग में रखना कि भाई, और जितने भी आपके आसपास के और लोग हैं उनको भी इस चीज की इंफॉर्मेशन जरूर देना, क्योंकि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो चीजें हैं किसी के भी साथ हो सकती हैं, कोई एक इसका ऐसा लिख रहा तो है नहीं भाई, किसी के भी साथ हो सकती हैं चीजें। तो बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति को इसके बारे में पता हो, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, आप सभी सब लोगों को इस चीज की इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड कराइए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे बेनिफिट हो सके। ठीक है भाई, चलिए भाई, यहाँ तक कंप्लीट हुआ सभी लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा सारे ठीक है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ऑप्शन ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, बाकी आज से आपकी सारी की सारी रेगुलर रहेंगी, सारी की सारी वीडियोस, टेंशन मत लीजिएगा, सारी वीडियोस रेगुलर रहेंगी अब से। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।